वेलकम बैक टू माय चैनल KMSM। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हैलोजन डेरिवेटिव का एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, हम लोग रिएक्शन पार्ट पढ़ रहे हैं। आज हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन तक पहुंच चुके हैं। तो आज देखेंगे कि एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब क्या होता है। सबसे पहले कि एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है ये हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, अगर आप कोई भी कंपटीशन देख लें तो हर एक कंपटीशन में एक एलिमिनेशन राउंड होता है। अगर आप क्रिकेट के लिए बात करेंगे तो उसके अंदर भी एलिमिनेशन राउंड है। अगर आप डांस कंपटीशन भी बात करेंगे उसके अंदर भी क्या है, एलिमिनेशन राउंड। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम आने के बाद उस चीज़ों को हम लोग पूरी तरह से क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। वो एलिमिनेशन राउंड जब भी होता है तो वहाँ पे कुछ जज होते हैं जो उसको जज करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसको निकाल देते हैं। वैसे ही हमारे केमिस्ट्री में भी एलिमिनेशन रिएक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ रिएजेंट, सॉल्वेंट, जिसकी वजह से हम लोग ये एलिमिनेशन रिएक्शन क्या करवाते हैं, पढ़ पाते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन? देखिए वर्ड में ही काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, इसका ये मतलब है कि इस पर्टिकुलर चीज़ से वाटर और हेलोजन क्या होने वाला है, बाहर जाने वाला है। ठीक है, कब बाहर जाएगा ये हमको रिएक्शन के थ्रू क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। अभी रिएक्शन देखते हैं। हम लोग बोलेंगे व्हेन अल्काइल हैलाइड्स ग्रुप हैविंग एटलीस्ट वन बीटा हाइड्रोजन। अभी बीटा हाइड्रोजन बताता हूँ क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये जो हेलोजन है वो क्या होता है, फंक्शन होता है हम लोगों का। फंक्शन के बाद वाला जो कार्बन होगा इट इज़ कॉल्ड बीटा कार्बन, और उस बीटा कार्बन को जो हाइड्रोजन अटैच होता है इट इज़ कॉल्ड बीटा हाइड्रोजन। is boiled with alcoholic solution of potassium hydroxide. It undergo the elimination of hydrogen atom from beta carbon and halogen atom from alpha carbon atom. This reaction is also known as beta elimination reaction and also known as 1,2 elimination reaction. ठीक है, अब इस रिएक्शन को मैं आपको क्या करता हूँ, समझाता हूँ। इसके ऊपर कोई भी बेस क्या होगा, अटैक करेगा और बाकी सब चीज़ों को क्या कर देगा, निकाल देगा। फॉर एग्जांपल ये हमारा बेस है, इस पर्टिकुलर कंपाउंड के ऊपर रिएक्ट कराएगा या अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन होगी। अभी सबसे पहले मैं आपको अल्कोहलिक KOH का मतलब यहाँ पे समझ देता हूँ। हमारे पास दो टाइप के KOH होते हैं, एक होता है एक्वस KOH और दूसरा होता है अल्कोहलिक KOH। कभी भी अगर आपके इस एरो के ऊपर अल्कोहलिक KOH लिखा होगा तो आप समझ जाना कि वहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा वो अल्कीन ही बनेगा ऑलमोस्ट। और एक्वस KOH जब भी यूज़ किया जाएगा तो समझ जाना कि उस पर्टिकुलर फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वहाँ पे OH का ग्रुप क्या होने वाला है, इंट्रोड्यूस होने वाला। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को पता चल जाती है। अभी एक्वस मतलब किससे बना हुआ था, पानी से मिल के बना होगा, और अल्कोहलिक मतलब जो KOH के पार्टिकल्स है वो हमने अल्कोहल में डिसॉल्व किया होंगे। अब यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, अल्कोहलिक KOH की वजह से क्या होगा, ये K होगा किसका चले जाएगा, X के साथ, और ये जो OH होता है वो किसका चले जाता है, हाइड्रोजन के साथ। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि बीटा कार्बन से क्या जाने वाला है, हाइड्रोजन, और हेलोजन कहाँ से चले जाएगा, अल्फा कार्बन एटम से, और हमको क्या मिल जाएगा, अल्कीन मिल जाएगा। इस रिएक्शन को एक एग्जांपल के साथ क्या करता हूँ, लिखता हूँ। कार्बन HCl HH। ठीक है, ये हम लोगों के पास क्या है, एथाइल क्लोराइड है। इसका रिएक्शन होने वाला है अल्कोहलिक KOH के साथ। ठीक है, अल्कोहलिक KOH के साथ। अब ध्यान दो, जैसे ही रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ होगा तो मुझे क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, बाहर क्या निकल जाएगा, KCl प्लस वाटर, और इसलिए रिएक्शन का नाम क्या था, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, डीहाइड्रो मतलब बाहर निकलना। क्या क्या बाहर निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल, और क्या बाहर निकल गया, पोटेशियम क्लोराइड, और हम लोगों को यहाँ पे क्या मिल गया, अल्कीन, और ये जो अल्कीन है उसका नाम है ईथीन। इसी को बोलते हैं हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन। अब सबसे बड़ा टास्क ये है कि जब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाएंगे जो अल्कीन का प्रोडक्ट हमको मिलेगा उसमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये हम लोगों को ढूंढना होता है। क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं कि फाइंड आउट मेजर प्रोडक्ट्स या मेजर प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दो। तो उसके लिए हम लोगों के पास एक रूल है, जिस रूल का नाम है स्टेपजेफ रूल। क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेपजेफ रूल। पहले जो वो केस है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मैंने बोला कि व्हेन देयर इज़ 2 और मोर कार्बन आइटम जब आ जाएंगे तो वहाँ पे कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे 4 कार्बन आइटम लिया हुआ है, जहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या बनती है, ये फंक्शन है,
मैंने क्या बोला, ये फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप के आजू बाजू के जो कार्बन होंगे वो भी क्या कहलाएंगे, बीटा, और उसके पास जो हाइड्रोजन होंगे बच्चों वो भी क्या कहलाएंगे, बीटा हाइड्रोजन। अब ध्यान दो, यहाँ पे भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है बीटा की और यहाँ पे भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, इसलिए इसको बीटा 1 और इसको क्या दे दिया, बीटा 2। इसके अंदर हम अल्कोहलिक केओस डालेंगे। एक टाइम पे मैं बोलूँगा कि बीटा 2 से क्या जाएगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो मुझे क्या मिलेगा, ब्यूट 1 इन मिल जाएगा। और जब मैं बीटा 1 की तरफ से निकालूंगा, ठीक है, बीटा 1 से तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ब्यूट 2 इन का प्रोडक्ट मिल जाएगा। मतलब एक बार हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा और एक बार हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा। जब हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा तो क्या मिलेगा, 2 इन, और जब एक बार हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा तो क्या मिलेगा, 1 इन। अब ये दो प्रोडक्ट में से मुझे पता करना है कि सबसे मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है। तो इसके लिए हमारे पास स्टेप्जेफ रूल्स होते हैं, ठीक है। स्टेप्जेफ ने इसके ऊपर स्टडी किया और एक रूल दे दिया। वो रूल को मैं एकदम सिंपल और सरल भाषा में आपको समझा देता हूँ। आप अगर ऑब्जर्व करो तो ये जो हम लोगों के पास डबली कार्बन है, ए वाला, और यहाँ पे जो डबली कार्बन है, ठीक है, इसके साइड पे देखो एक मिथाइल का ग्रुप यहाँ पे, एक मिथाइल का ग्रुप यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप है, और यहाँ पे टोटल ओनली 1 अल्काइल का ग्रुप क्या है, अटैच है। तो मतलब डबली बॉन्ड के कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जितने अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे, जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे वो क्या हो जाएगा, मेजर। तो इधर देखो नंबरिंग काउंट किया तो 2 आया, इधर काउंट किया तो कितना आया, 1। मतलब मेजर वाला प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है। ये सिंपल और सरल भाषा में। अब जो किताबी ज्ञान है वो उसके बारे में भी देख लेते हैं कि किताबों में क्या लिखा गया है। तो स्टेप्जेफ ने क्या बोला, इन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन द प्रिफर्ड प्रोडक्ट इज अल्कीन which has a greater number of alkyl group attached to the doubly bonded carbon atom। तो भाई साहब हम भी तो वही बोल रहे थे, डबल बॉन्ड के आजू बाजू में जितने भी नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप होंगे वो क्या हो जाएगा, मेजर। तो अगर आपने देखा होगा तो ब्यूट 2 इन के अंदर ज़्यादा थे और ब्यूट 1 इन के अंदर क्या थे, कम थे। और स्टेप्जेफ एलिमिनेशन का जो फॉर्मेशन है उसके लिए मेरे पास स्टेबलाइजेशन का एक ऑर्डर है, जो ऑर्डर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लिख दिया हुआ है। अब ऑर्डर क्या है देखो, R2C double bond Cr2 is greater than R2C double bond Chr is greater than R2C double bond CH2 is greater than RCH double bond CHR is greater than RCH double bond CH2। क्या है, स्टेप्जेफ एलिमिनेशन प्रिफर्ड फॉर्मेशन ऑफ मोर हाईली स्टेबलाइज अल्किन ड्यूरिंग द एलिमिनेशन रिएक्शन। तो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज कौन होगा, ये वाला होगा, जिसके दोनों साइड क्या होंगे, RR ग्रुप क्या होंगे, अटैच होंगे। तो ये हो गया हम लोगों का स्टेप्जेफ रूल। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे हम बात करते हैं रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स, ठीक है। रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रिएक्ट होगा अल्काइल हैलाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इट विल प्रोड्यूस अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या प्रोड्यूस करेगा, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड प्रोड्यूस करेगा। उसको मैं और भी बोल सकता हूँ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी बोलते हैं, और उसको दूसरा नाम होता है ग्रिग्नांट रिएजेंट, ठीक है। ये 3 इसके अलग अलग नाम होते हैं। इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं क्योंकि ये बहुत जगहों पे रिएजेंट जैसा वर्क करता है, इसलिए इसका नाम ग्रिग्नांट रिएजेंट है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कंबाइन विथ मेटेलिक, ठीक है। मेटल के साथ हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड कंबाइन हो गया, इसलिए उसको मैंने क्या बोल दिया, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। Grignard reagent is very reactive compound. They react with the water or compound containing hydrogen is attached to the electronegative element। ये रिएक्शन में जो ये हम लोगों को Grignard reagent मिला है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होगी। ये क्या करेगी, किसी और पर्टिकुलर मैं बोल सकता हूँ या वाटर के साथ या ऐसा कंपाउंड के साथ होगा जिसका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के साथ अटैच होता है। मैंने यहाँ पे देखो मिथाइल अल्कोहल का एक एग्जांपल ले लिया। अब होगा क्या, यहाँ पे काफ़ी सिंपल सा रिएक्शन है। यहाँ से होने वाला क्या है, ये OH और ये MgX क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ये OH और ये MgX क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अभी मैंने कुछ गलत बोल दिया, हाँ बराबर। यहाँ पे क्या होगा, ये OH बाहर नहीं जाएगा, ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या हो जाएगा, बाहर चले जाएगा। ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या हो जाएगा, बाहर चले जाएगा। किसके साथ, MgX के साथ। और यहाँ पे क्या बचा, R, और यहाँ पे क्या बच रहा है, H। तो मुझे क्या मिल जाएगा, अल्केन, और ये ग्रुप पूरा अलग हो गया। इसको वाटर के रिएक्शन क्या समझते हैं और काफ़ी सिंपल से समझ में आएगा। देखिए यहाँ से क्या होगा, ये पूरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बाहर चले जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना देगा, MgOHX। यहाँ पे क्या बचा, R और H।
ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा RH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। मतलब रिएक्शन विद मैग्नीशियम अगर मैं करूँगा और अगर मैं उस रिएक्शन को पूरा परफॉर्म करवा दूंगा तो मुझे आगे चल के क्या मिल जाएगा, अल्केन एज अ प्रोडक्ट मिल सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास देखिए यहाँ पे क्या है, मिथाइल ब्रोमाइड, उसका रिएक्शन Mg के साथ क्या देगा, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और उसके अंदर अगर मैं वाटर ऐड कर दूँ HOH तो क्या मिल जाएगा मुझे, मीथेन प्लस MgBr और OH, या इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, MgOH Br। ये सारी चीज़ें मुझे मिलते हुए यहाँ से क्या होगी, दिखाई देगी। तो ये था हम लोगों का रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, काफ़ी सिंपल। अब हम बात करते हैं वर्ट्स रिएक्शन की, ठीक है। वर्ट्स रिएक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन विद सोडियम। सोडियम भी क्या मेटल है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है। काफ़ी सिंपल सा रिएक्शन ही है। यहाँ पे क्या होता है, सोडियम रिएक्ट होता है अल्काइल हैलाइड के साथ, तो देखो क्या बाहर लेके जाएगा। सोडियम हमेशा हमको पता है हेलोजन ग्रुप के साथ अच्छे से बॉन्ड बना जाए तो हेलोजन ग्रुप को क्या करेगा, बाहर लेके चले जाएगा। और अगर ये हेलोजन ग्रुप को बाहर लेके चले गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना देगा 2NX, और यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएंगे, हायर अल्केन। क्यों, क्योंकि एक ही अल्काइल ग्रुप होगा तो दो छोटे अल्काइल ग्रुप बन के क्या मिल जाएंगे, मुझे एक हायर अल्केन मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट CH3Br प्लस 2Na प्लस Br CH3, तो यहाँ से देखिए बाहर क्या निकल जा रहा है, और इन दी प्रेजेंस ऑफ क्या बोल रहे हैं हम लोग, ड्राई ईथर। तो यहाँ से बाहर क्या निकल गया और मुझे क्या मिल गया, CH3 बॉन्डेड CH3 प्लस 2NaBr क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो ये हम लोगों का वर्ट्स रिएक्शन। अब अगर मैं मिक्सर लूँगा तो मुझे जो प्रोडक्ट होंगे वो भी क्या होंगे, मिक्सर होंगे। क्यों, क्योंकि वर्ट्स रिएक्शन सेल्फ कपलिंग रिएक्शन भी दिखाता है कभी कभी। सेल्फ कपलिंग का मतलब होता है कि खुद से ही रिएक्ट होगा। ये मॉलिक्यूल है, देखो खुद से रिएक्ट होकर क्या बना दिया यहाँ पे, इथेन। ये मॉलिक्यूल खुद से रिएक्ट होकर क्या बना देगा, प्रोपेन, ठीक है। प्रोपेन के बदले में बोलूँगा ब्यूटेन, खुद से रिएक्ट होकर क्या बनाएगा, ब्यूटेन। और इन दोनों का रिएक्शन बनाऊंगा तो क्या बनेगा मेरे पास, प्रोपेन। फिर से रिपीट करता हूँ, देखो सेल्फ कपलिंग होगा, अगर इसका सेल्फ कपलिंग होगा तो आई विल गॉट ईथेन, इसका सेल्फ कपलिंग होगा तो आई विल गेट ब्यूटेन, और इन दोनों का रिएक्शन करवाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, प्रोपेन, जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ था। देखो ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो मतलब पहले सेल्फ कपलिंग होंगे फिर क्या हो जाएंगे, क्रॉस में। तो सेल्फ वाले क्या बनाएंगे, ईथेन, ब्यूटेन, और क्रॉस वाले ने क्या बना दिया, प्रोपेन। हमेशा याद रखने का, चाहे कितना बड़ा भी आप अल्काइल हैलाइड ले लो, पहले किसका दिखाओ, सेल्फ का दिखाओ, फिर क्या करो, क्रॉस का दिखाओ। हमेशा याद रखना, इसको बोलते हैं हम लोग वर्ट्स रिएक्शन। काफ़ी सिंपल रिएक्शन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं रिएक्शंस इन हैलोअरीन्स, जिसका आप लोग कभी से वेट कर रहे थे। बहुत सिंपल होते हैं रिएक्शंस ऑफ हैलोअरीन्स हम लोगों के लिए। सबसे पहला रिएक्शन विथ मेटल्स है, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, ठीक है। रिएक्शन विथ मेटल ये भी क्या हम लोगों का वर्ट्स रिएक्शन ही है, बट फिटिग ने इसके ऊपर थोड़ा सा काम किया था, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि ये, इसको हम लोग और नाम दे सकते हैं, इट इज़ वर्ट्स फिटिग रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ब्रोमोबेंजीन है, सोडियम है, प्लस क्या है, मिथाइल ब्रोमाइड है। रिएक्ट होगा, आपको पता है क्या बाहर निकल जाएगा, उसको मैं डॉटेड लाइन में क्या करता हूँ, दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने आपको डॉटेड लाइन में दिखा दिया यहाँ से क्या बात है, और CH3 क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोलिन, और यहाँ से क्या हो गया, 2NaBr बाहर निकल गया। द रिएक्शन ऑफ अराइल हैलाइड विद द अल्काइल हैलाइड एंड द सोडियम मेटल इन द ड्राई ईथर to give substituted aromatic compound is known as Wurtz fatigue reaction, ठीक है। Wurtz fatigue reaction या Wurtz fatigue reaction. This reaction is an extension of Wurtz reaction was carried by the fatigue. Second, in case of only aryl halide take part in the reaction, the product is biphenyl and this reaction is known as fatigue reaction. जब दोनों साथ में होंगे, मतलब एक अल्काइल हैलाइड और एक अराइल हैलाइड, तो क्या नाम देने का, वर्ट्स फिटिक रिएक्शन। और ओनली अराइल हैलाइड होगा तो क्या नाम देने का,
फिटिक रिएक्शन। सिंपल सा है, 2 मॉलिक्यूल लेंगे, 2 सोडियम मतलब 2 NaCl बाहर जाएगा और बाइफिनाइल्स क्या हो जाएंगे, हमको मिल जाएंगे। तो ये पहला रिएक्शन था विथ मेटल्स, किसका, हैलोअरीन्स का, किसका, हैलोअरीन्स का। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोअरीन, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट है। न्यूक्लियोफाइल मतलब देखो क्या होता है बच्चों, सबसे पहले समझ लो, न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, द स्पीसीज विच कैरी द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, ना कि डिफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है, ठीक है। अब ध्यान दो आप अराइल एलाइड के स्ट्रक्चर में कि ऐसे कौन से फैक्टर है जो इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करने दे रहे हैं। सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो होता है रेजोनेंस इफेक्ट, और दूसरा होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ कार्बन। Aryl halides show the low reactivity towards the nucleophilic substitution reaction. There is 2 main reasons. सबसे पहला रीज़न है हम लोगों के पास रेजोनेंस इफेक्ट, और दूसरा रीज़न है हम लोगों के पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ कार्बन, ठीक है। सबसे पहले बात करता हूँ रेजोनेंस इफेक्ट के लिए। अब अगर आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे होगे तो देखो रेजोनेंस कैसे आया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना तो एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकते हैं, तो आगे आगे क्या करेगा, अपने बॉन्ड को शिफ्ट कराएगा और स्टेबिलाइजेशन की तरफ जाएगा। जैसे जैसे ये स्टेबिलाइजेशन की तरफ जा रहा है तो आप देखेंगे कि कार्बन, ये वाला जो कार्बन है और ये वाले जो क्लोरीन है, इनके बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड हो गया। इफ़ यू लुक स्ट्रक्चर नंबर 2, 3 और 4, इन दौरान कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है, डबल बॉन्ड है। अब ध्यान दो, अगर डबल बॉन्ड आ जाएगा तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, थोड़ी छोटी हो जाएगी, मतलब बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ शो द डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ अ कार्बन एंड क्लोरीन बॉन्ड, दस कार्बन एंड क्लोरीन बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन इज स्ट्रॉन्गर एंड द शॉर्टर देन द क्लोरो अल्केन मॉलिक्यूल, ठीक है। क्यों शॉर्टन, अगर देखो मैं बात करता हूँ, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ इन क्लोरोबेंजीन इज 169 पिकोमीटर और कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इन अल्काइल क्लोराइड इट इज 178 पिकोमीटर। ये आया क्यों, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से ये क्या हो गया, हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। और डबल बॉन्ड का कैरेक्टर, और ये जो कार्बन है वो ऑलमोस्ट अभी क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, ठीक है। ये 2 रीज़न है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बन जाते हैं। अब अगर इसका बॉन्ड लेंथ छोटा हो गया तो इट टेक्स लॉट्स ऑफ एनर्जी टू ब्रेक दिस काइंड ऑफ बॉन्ड्स। देखिए 2 बॉन्ड को तोड़ने के लिए ऑब्वियसली हम लोगों को बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, लगानी पड़ेगी, इसलिए ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बन जाता है। सेकेंड रीज़न, अगर आप पोजीशन देखोगे जो हमारे के पास ऑर्थो पैरा पोजीशन है, उस पोजीशन पे ये न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि इट्स सेल्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है, और अगर नेगेटिव चार्ज अटैक करने का तो उसको क्या कर देगा, वो रिपेल कर देगा। हमेशा क्या रखना है, आप लोगों को याद रखना है। तो कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया ढूंढना पड़ेगा। तो देखो आगे मैंने वही चीज़ बोला, हेंस इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक फिनाइल कैटायन प्रोड्यूस ड्यू टू द सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ हैलोअरीन विल नॉट टेक द स्टेबिलाइजेशन बाय रेजोनेंस विच रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ SN1 मैकेनिज्म and backside attack of nucleophile blocked by the aromatic ring which rule out the SN2 mechanism। क्यों, क्योंकि बैक साइड से अटैक करोगे तो चार्ज उसको रोक दे रहा है, क्योंकि चार्ज भी नेगेटिव आ रहा है बेंजीन पे, ठीक है, और अटैक भी नेगेटिव वाला करेगा तो वो भी रोक देगा। और SN1 तो नहीं हो रहा है क्योंकि वो कार्बोकैटायन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो स्टेबल नहीं है रेजोनेंस की वजह से। तब इसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर बेंजीन रिंग पे कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा लाइक नाइट्रो कंपाउंड, ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड के हम लोगों के पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो वो क्या करेगा, उसको हेल्प कर देगा सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज वेरी इजी फॉर अस। फर्स्ट एग्जांपल देखोगे तो एक नाइट्रो ग्रुप है, इसका नाम क्या है, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH 433 का मैंने क्या करा है, टेम्परेचर रखा हुआ है और एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है सेकंड स्टेप में। तो जब ये रिएक्ट होगा तो मुझे डायरेक्टली क्या दे देगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल दे देगा। अब देखिए मैं नाइट्रो क्या कर रहा हूँ और बढ़ा दे रहा हूँ, नाइट्रो बढ़ा दे, देखो तो टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। मतलब जैसे जैसे नाइट्रो का ग्रुप आएगा वैसे वैसे इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2,4, डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन है मेरे पास, यहाँ पे सेम Na2CO3 यहाँ पे लिया हुआ है, एसिडिक मीडियम लिया हुआ है, तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। ये मेरा सेकंड प्रोडक्ट और ये मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट। दोनों में आपको डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो 433 और यहाँ पे क्या है 403। अगर मैं एक और नाइट्रो ग्रुप बनाऊंगा, मतलब जितने ज़्यादा मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रखूँगा बेंजीन रिंग पे
कौन से बेंजीन रिंग पे, क्लोरोबेंजीन के, उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी मेरी बढ़ जाएगी और वो मुझे क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन में हेल्प करेगा। तीसरा देखो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, कुछ नहीं है, सिर्फ वार्म वाटर, गर्म पानी के साथ भी रिएक्शन हो जा रहा है, जो मुझे क्या मिल रहा है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, और इसी को हम लोग बोलते हैं पिक्रिक एसिड विच इज़ येलोइश इन कलर, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, पिक्रिक एसिड बोल देंगे। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। अब न्यूक्लियोफिलिक में तो नहीं गया, इलेक्ट्रोफिलिक में तो जा सकता है ना, क्योंकि आप अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखोगे, मैं आपको फिर से क्या करता हूँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, तो आपको समझ आएगा कि क्यों ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसका ये मतलब है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, द स्पीशीज कैरिंग द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इजीली नेगेटिव चार्ज के पास क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा और ये अटैक कर देगा। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आपको दिखाई दे रहा है कि नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोगों को आरएल हैलाइड्स के अंदर देखने के लिए मिलती है। सबसे पहला रिएक्शन हम लोगों के पास हेलोजिनेशन। अब सबसे बड़ा टास्क ये कि सर आपने तो यहाँ पे क्लोरीन लिखा हुआ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बनेगा कैसे, ये क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए और आया भी होगा और आएगा जब आप इस लेक्चर को देखोगे। तो आप टेंशन मत लो, मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे हुआ। अगर आप रिएक्शन देखोगे तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा करके लिख देता हूँ कि जो मेरा एनहाइड्रस FeCl3 है वो क्या करेगा, इस Cl2 से रिएक्ट करेगा, ठीक है। इस Cl2 से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, FeCl4 माइनस प्लस क्या बनाएगा, Cl प्लस, और ये Cl प्लस क्या बन गया, अब इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। अब इसमें से सबसे बड़ा टेंशन ये है कि ऑर्थो और पैरा पे मुझे दो प्रोडक्ट तो मिल गए, ये मेरा पैरा पोजीशन होता है, ये मेरा ऑर्थो पोजीशन होता है, ये दो मिल तो गए। अब इसमें से मैं डिसाइड करूँगा कि मेजर कौन सा होगा। देखो ये क्लोरीन और ये क्लोरीन दोनों क्या है, बल्की ग्रुप है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के क्लाउड के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रोशन होगा, रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से इसका जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो लेस अमाउंट पे मिलेगा। अब यहाँ पे देखो पैरा पोजीशन पे कोई झगड़ा नहीं है, दोनों एक दूसरे से बहुत दूर है, रिपल्सन का तो नामो निशान नहीं पैदा होता है यहाँ पे, इसलिए जो मेरा पैरा पोजीशन होता है वो क्या होता है, मेजर होता है। इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट हुआ वो भी मैंने आपको बता दिया। सेकेंड रिएक्शन है हम लोगों के पास नाइट्रेशन। अगर आप नाइट्रेशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होता है नाइट्रेशन, ठीक है। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है टीचर आपके क्लासरूम में कि बताओ H2SO4 और HNO3 इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रेटिक मिक्सचर। और इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कैसे प्रोड्यूस होगा तो वो भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। HNO3 जो है हम लोगों का रिएक्ट होगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, तो इनका रेशो क्या होता है 1:2। आपको ये MCQ में भी काम कर जाएगा। जब ये रिएक्ट होंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, 2HSO4 माइनस प्लस क्या प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोनियम आयन, प्लस क्या प्रोड्यूस करते हैं, नाइट्रोनियम आयन, ठीक है। क्या नाम है इसका, नाइट्रोनियम आयन। अब ये नाइट्रोनियम आयन आप देखो तो आपके इसके ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव चार्ज। आपने अभी थोड़ी देर पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखा था, आप अंदाज़ा लगा लो कि प्रोडक्ट कहाँ पे आएगा, एक ऑर्थो पे आएगा और एक पैरा पे आएगा। मेजर कौन सा होगा, पैरा वाला। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डिस्टॉर्शन हम लोगों को दिखाई देने वाला नहीं है। बाय प्रोडक्ट के बारे में, तो बाय प्रोडक्ट यहाँ पे होता है हम लोगों का वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि H2SO4 यूज़ किया है। H2SO4 क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होता है। इसका ये मतलब है कि बाय प्रोडक्ट यहाँ पे क्या आने वाला है, वाटर मॉलिक्यूलर है। रिएक्शन को मैंने बैलेंस नहीं किया, यहाँ पे 2 लिखूँगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हम लोग का नाइट्रेशन रिएक्शन, जहाँ पे नाइट्रो ग्रुप क्या होगा, बेंजीन रिंग पे इंट्रोड्यूस होगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं सल्फोनेशन रिएक्शन के लिए। सेम रिएक्शन यहाँ पे क्या होगा, सल्फोनिक ग्रुप क्या होगा, बेंजीन रिंग पे अटैच होगा। सल्फोनिक ग्रुप हमने 11th में पढ़ा था, विच इज SO3H, ठीक है। सल्फोनेशन या सल्फोनेशन दोनों का स्पेलिंग मैंने आपको लिख दिया। किसी किसी टेक्स्ट बुक में सल्फोनेशन है, किसी किसी टेक्स्ट बुक में सल्फोनेशन है। F और P से PH का फ़र्क है सिर्फ। अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्लोरीन है हम लोग के प्लस क्लोरोबेंजीन है, H2SO4 कौन सा लेना है, फेमिंग वाला लेना है। हीट करना है, क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर चले जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन है, सब जगह हाइड्रोजन है, ठीक है। H2SO4 का लिखने का तरीका क्या होता है, OH SO3H।
ये OH और यहाँ पे जो भी हाइड्रोजन प्रेजेंट हो गया वो क्या कर देंगे, यहाँ पे जाके वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे और मुझे ऑर्थो और पैरा पे क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये वाला मेजर क्यों, क्योंकि हमारा पैरा पे और ये वाला क्या है, ऑर्थो पे। फिर से वही झगड़ा, क्योंकि ये भी बल्कि ग्रुप है, ये भी बल्कि ग्रुप है, दोनों बल्कि ग्रुप क्या करेंगे, झगड़ा करेंगे। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिस्टॉर्शन होगा, रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और इसका यील्ड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के लिए। ठीक है, 11th में भी हमने फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ा हुआ था। फ्रीडल-क्राफ्ट के 2 रिएक्शन होते हैं, एक होता है अल्काइलेशन और दूसरा होता है असाइलेशन। अल्काइलेशन में क्या होता है, बेंजीन रिंग में अल्काइल ग्रुप क्या होती है, इंट्रोड्यूस होती है, और असाइल ग्रुप में क्या होता है, असाइल ग्रुप आता है। अब देखो अल्काइलेशन रिएक्शन से हम लोगों को ऐसे पता चलेगा कि इसके अंदर हम लोगों का इलेक्ट्रोफाइल क्या है। अब देखो अगर इसके अंदर आप देखोगे इलेक्ट्रोफाइल के बारे में, तो हम लोगों का इलेक्ट्रोफाइल का कैसे सीन होगा, यहाँ पे देख लो, CH3Cl प्लस AlCl3 रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, CH3+। ये भी क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, और AlCl4 माइनस क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। सेम कौन सी पोजीशन अवेलेबल है रिएक्शन के लिए, ऑर्थो और पैरा पोजीशन। कौन सी पोजीशन अवेलेबल है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन, हम लोगों को हमेशा याद रखना है। तो देख लो, तो एक मिथाइल का ग्रुप ऑर्थो पे जाएगा और एक मिथाइल का ग्रुप पैरा पे जाएगा। मेजर कौन सा होगा, ये वाला। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डिस्टॉर्शन हमको इसके अंदर दिखने वाला नहीं है, इसलिए हम लोगों का मेजर प्रोडक्ट ये होता है। इसको बोलते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, जहाँ पे अल्काइल ग्रुप ऐड होता है बेंजीन रिंग पे। कौन से बेंजीन रिंग पे, क्लोरोबेंजीन के रिंग पे। अब आगे बात करते हैं हम लोग असाइलेशन के लिए। ठीक है, ये हम लोगों का असाइल क्लोराइड का ग्रुप है। अगर आपको फंक्शनल ग्रुप याद आता होगा, बचपन में पढ़ा था, RC+OCl, इसको हम लोग बोलते थे असाइल क्लोराइड, जब हम 11th में पहली बार फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे थे। ठीक है, अब इसमें से काफ़ी सिंपल सा रिएक्शन होगा। अगर आपको पता करना है कि इसके अंदर तुम लोगों का इलेक्ट्रोफाइल क्या है, तो देखो इसके अंदर का जो AlCl3 होगा रिएक्ट होगा Cl C+OCH3 के साथ, क्या प्रोड्यूस कर देगा, CH3CO, और ये क्या होगा तुम लोगों का इलेक्ट्रोफाइल हो गया, और यहाँ से AlCl4 माइनस क्या हो जाएगा तुम लोगों का, बाहर निकल जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या करेगा, अटैक करेगा, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो ये ऑर्थो वाला प्रोडक्ट हो गया और ये पैरा वाला प्रोडक्ट हो गया। मेजर कौन सा होता है, पैरा वाला। क्यों, क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रॉन डिस्टॉर्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे आप लोगों का हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर क्या होता है गाइस, ख़त्म होता है। यूजेस है वो आपके टेक्स्ट बुक में लिखे गए हैं, आप अगर रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आता होगा तो आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझे डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, ग्रुप का लिंक और ये नोट्स के भी लिंक मैं ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में क्या कर दूँगा, दे दूँगा। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, कुछ इफ़ेक्टिव और कुछ थोड़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ आपको सीखने के लिए मिली होगी। तो थैंक यू गाइस।